हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री इन हिंदी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें जो सीबीएसई बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं वो आपके 4 मार्क्स से लेकर के आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है या तो 1 मार्क्स का आया हुआ है और उसके बाद एक 3 मार्क्स का आया हुआ है तो 4 मार्क्स हो जाता है, या हम कह सकते हैं 4 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, या फिर आपका जो है 5 और 1 का बन सकता है। तो हम कह सकते हैं जनरली अगर बात करें तो 4 to 6 मार्क्स जो है होते हैं, इसके नंबर आते हैं और इसके बिटवीन वो वेरी करता है इसके मार्क्स। ठीक है, और जो है ये कंपटीशन में अगर देखें नीट एंड आरटीजे में भी क्वेश्चन इससे 2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए नेम ही इसका कह रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायो मीन्स क्या होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो बायो मीन्स होता है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। तो कहेंगे कि जो बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसमें देखिए और बायोमॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वो ग्रोथ करता है या फिर कह सकते हैं उसको बनाता है या बिल्डअप करता है उसको। ठीक है, या उसका फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो वीडियो आप देख रहे हैं और उसमें जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आप नोट्स बनाते जाएंगे और आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और फिर साथ में हम लास्ट में देखेंगे कि जो नीट के क्वेश्चंस हैं और या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कैसे इससे पूछे जा सकते हैं उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप नोट्स बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं इजीली। देखिए द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच बिल्ड अप लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसा लाइफलेस जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें कोई लाइफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है। विच बिल्डअप और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, मिल करके क्या करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है या बिल्डअप करता है, बनाता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर, और ये जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है बिल्डअप के लिए कह सकते हैं, बनाने के लिए या कह सकते हैं उनके ग्रोथ के लिए जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन जब होता है हमारी बॉडी में तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती है तो हम ये कह सकते हैं एटीपी या एडीपी के फॉर्म में वहाँ पे एनर्जी मिलती है शायद, तो आप बायोलॉजी में आप जानते होंगे। और उसके बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या करता है कि जो हमारे टिश्यू होते हैं अगर वो कहीं मान लीजिए सेल्स होते हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसका ये मेंटेनेंस करता है। एंजाइम है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं वो जनरली क्या होते हैं, एंजाइम्स के प्रेजेंस में होते हैं। तो ये सब ये कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मटीरियल्स होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है उसमें हम बात करें तो हमें अगर थोड़ा सा और समझें कि अगर जो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो उसमें क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और ऑर्गन कैसे बना होता है, तो ऑर्गन किससे बना होगा, टिश्यू से बना होगा। ठीक है, और टिश्यू किससे बना होगा, तो हम बात करें टिश्यू भी कह सकते हैं सेल से बना होगा, और सेल कैसे बना होगा, बायोमॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, तो ये हम बात करें कि यह क्या है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो सेल बनता है, और सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, इसके प्रोसेस होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें अगर देखें तो देखो नेम क्या कह रहा है, कार्बो, कार्बो में से होता है कार्बन। ठीक है, और हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि इसे अगर हम अर्लियर स्टेज में बात करें, बहुत पुराने टाइम में बात करें, तो एंटोइन लेबॉइजर एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट, तो इसका नेम ही देखिए वो दिया हुआ है, तो नेम से ही उसका डिफिनीशन बनाया गया था, कह सकते हैं डिफिनीशन बनाया गया। तो यहाँ देखिए आपका हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स में तो होता है वाटर, और कार्बन मीन्स कार्बन, तो यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये शुरुआत में बात कर रहे थे। तो वही कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट्स वर रिगार्डेड एज द, ठीक है, रिगार्डेड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद द जनरल फार्मूला CxH2O। ठीक है, तो किसी बुक में आपको CxH2O मिलेगा और किसी बुक में आपको CnH2n मिलेगा। ठीक है, H2O का होल n मिलेगा। ठीक,
तो यहाँ जो है n और कुछ भी हो सकता है 2 3 4, ठीक है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस जनरली अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल में अगर बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को क्या लिखेंगे हम, C6 लिखेंगे और H12 लिखेंगे और O6 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर C6 है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं आपके 12 हैं। तो अगर हम इसको देखिए 6 लिख सकते हैं और यहाँ O लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम कह सकते हैं H2O अगर हम इसको लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम H2O लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये n इक्वल टू, अगर हम n कंसीडर कर रहे हैं या x कंसीडर करें तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे तो इसका मतलब क्या है कि ये इस जनरल फार्मूले पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज ये सटीक बैठ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, जैसे मान लिया हमारे पास है C12 है और H22 है और उसके बाद क्या है O11 है। तो अगर हम लिखें C12 और H क्या ले सकते हैं 2O, ठीक है। तो H2 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 11 है, हो जाएगा। तो 11 2 जा 22 हाइड्रोजन हो जाए, 11 1 जा 11। तो हम कह सकते हैं C12 हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो n इक्वल टू लिखा जाता है, इस पर ये सटीक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो फार्मूला होता है वो परफेक्ट कह सकते हैं इस टाइप से है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये भी फार्मूला चेंज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ बाद में जो है पता चला कि नहीं, अब तो फार्मूले में भी गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी क्यों आ रही थी, जैसे मान लिया हमारे पास फार्मल्डिहाइड, तो फार्मल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है उसको हम क्या लिखते हैं, HCHO लिखते हैं। अगर इसमें हम देखें तो कार्बन क्या है 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं और O है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो C1 हो जाएगा और H2O का होल कह सकते हैं 1 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यह n इक्वल टू 1 या x इक्वल टू हम 1 मान सकते हैं या l इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मान सकते हैं। तो हम दोनों फार्मूले पे अगर देखें तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी ये तो फार्मल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड है। क्या है, यह एल्डिहाइड है। तो हम इसको तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो हम इसको मान नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि ये फार्मल्डिहाइड भी इसका जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद अगर बात करें इसी टाइप से हमें एसिटिक एसिड अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास है CH3 है और COOH है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके 2 हैं, तो C2 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए, देखिए आपका 4 है तो H4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो वो 2 लिख सकते हो। या इसे हम अगर और लिखें तो H2O के फॉर्म में हम लिखते हैं तो होल ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या हो गया 2। यानी ये देखिए ये आपका एसिड है, ये कौन सा है आपका एसिड है। और ये क्या कह रहा है, अगर इस जनरल फार्मूले पे रख लें तो इसका मतलब ये तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक। तो बाद में क्या हुआ, कुछ समय पास हुआ तो पता चला कि नहीं, हमें क्या करना होगा, इसको भी चेंज करना होगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा कह सकते हैं कि फार्मूला है ये सही नहीं है। तो बाद में क्या क्या चेंज किया गया उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसका डिफिनीशन क्या दिया गया बाद में, तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कंपाउंड व्हिच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड है जो जिसका जब हाइड्रोलिसिस आप करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन ऐसा भी लिख सकते हैं, दोज कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मान लिया हमारे पास सुक्रोज है, तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12 है और H22 है और O11 है। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O का से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमें एसिडिक कंडीशन लेना पड़ता है H2SO4 के साथ, या तो H+ लिखा होगा या तो आप H2SO4 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए C6H12O6 मिलता है और उसके बाद C6H12 क्या मिलेगा और O6 होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रक्टोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, अभी इसका मतलब क्या है कि इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीहाइड्रोक्सी कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, इसके हम स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं हम, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं हम, कीटोन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, तो उसको हम कह सकते हैं
कि ये तो हम कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है इसे हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दोज कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों दे, हो सकता है कि केवल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे, या हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, या हो सकता है दोनों दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या लिखते हैं, CH लिखेंगे, और यहाँ पर OH होता है, और फिर क्या है H है, और फिर C है, उसके बाद क्या होता है OH होता है, इस साइड में होता है H होगा, और C है, उसके बाद OH है, फिर H है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 4 हो गया, और उसके बाद 5 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो गया आपका CH2H हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है कार्बन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है, 6 कार्बन हो गए, और उसके बाद हाइड्रोजन देख रहे हैं तो 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन चेक करेंगे तो आपके 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, और हाइड्रोक्सी कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, बहुत ज़्यादा यानी कह सकते हैं 5 है, जिसको बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और यहाँ पर क्या है आपका एल्डिहाइड। तो कह सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसीलिए हम ग्लूकोज को बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका CH2OH होता है, और उसके बाद आपका लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, और C होता है, H होता है, और उसके बाद OH होता है, और उसके बाद C है, OH है, और H है, और फिर C है, OH है, उसके बाद क्या है H है, और CH2OH है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6, इसमें भी C6 होगा, और H12 होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, 6 है 5 है, तो इसको इसलिए बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, और क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन यहाँ पर क्या कीटोन, इसलिए क्या इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन टू फॉर्म ए एल्डिहाइड आर कीटोन आर कॉल्ड ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे मान लिया हमने अभी देखा सुक्रोज, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सुक्रोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, ठीक है, गलैक्टोज हो गया। उसके बाद बात करें कि आपका फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपके बहुत से एग्जाम्पल हो गए, आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडर्न कंसेप्ट हो गया, और यही आपको डिफिनीशन एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो अभी आगे हम बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन कई टाइप्स के होंगे। जैसे मान लिया अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो अगला हेडिंग जो लिखेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को सेपरेटली पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।